हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर सेकंड 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम जब आज़ाद हुए तब हमने कौन से प्लान बनाए, प्लान होते क्या हैं, उसमें गोल क्या होते हैं, उसमें अचीवमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही हमको पढ़ना पड़ता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का सिस्टम है। इस सिस्टम में जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, कौन होती है सर? सेंट्रल अथॉरिटी। अब सेंट्रल अथॉरिटी कौन होती है? हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है सर? इकोनॉमिक प्लानिंग एक सिस्टम है जिसमें हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी कौन थी? इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक टारगेट सेट करती है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे हमारे, क्या क्या पॉलिसीज होंगी, कितने टाइम तक हम इसको अचीव करेंगे, ये सारा सिस्टम होता है बेसिकली। और अगर क्लियर समझाना चाहूं मैं, इसका जो मेन फोकस होता है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो होता है जो भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं। स्कार्स का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको मालूम है कि हमारी जो सुविधाएं होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, वो डिमांड के अनुसार लिमिटेड होती हैं। तो इन रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज करें कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो और इसके साथ साथ क्या हो? जीडीपी की ग्रोथ हो। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या बन गई सर? कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक सिस्टम है जिसमें हमारी जो सेंट्रल अथॉरिटी है यानी कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वो कुछ टारगेट सेट करती है और उस टारगेट को सेट करने के लिए हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, क्या क्या पॉलिसीज होंगी, वो बनाती है। और थोड़ा डेफिनेशन को खोला जाए तो इसमें जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं कंट्री के, वो उस यूज में लगाए जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो और हमारी जीडीपी ग्रोथ हो। तो जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उन्हें हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं, जो भी हमारी नेशनल प्रायोरिटीज हैं, उनके हिसाब से चलाई जाए। तो ये पूरा जो आइडिया था ये रियलिटी में आ गया था कब? जब हमारे इंडिया में प्लानिंग कमीशन बन चुका था, सेटअप हो चुका था। हमारा जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था वो हुआ था 1950 में। और जो हमारे उस वक्त यानी किसके अंडर हुआ था? चेयरमैन के अंडर हुआ था। चेयरमैनशिप जो थी उस समय वो किसके पास थी? हमारे प्रोफेसर पीसी महालाल नोबिस, जिनका जन्म 1893 में हुआ था और 1972 में। ठीक है। तो अब एक राज की बात यह है कि ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो इस समय एबोलिश्ड हो गया है और जनवरी 2015 में इसे रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। यानी कि जो पहले हमारा प्लानिंग कमीशन था वो अब हमारा क्या है? नीति आयोग। और नीति आयोग की नीति क्या होती है? नीति ये होती है कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज रहें, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स रहें, वो सभी हमारे जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए रहें, जीडीपी की ग्रोथ को। तो ये जो हमारा प्लानिंग है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ दिया है कि हमारी प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग भी हो सकती है और सोशल प्लानिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक स्पेयर्स की प्लानिंग क्या होती है और सोशल स्पेयर की प्लानिंग क्या होती है। अगर आपकी प्लानिंग एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड है,
या ट्रेड सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये प्लानिंग है हमारी इकोनॉमिक स्पेयर्स की प्लानिंग। और अगर आपकी प्लानिंग एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, हाउसिंग से रिलेटेड है, तो आपकी प्लानिंग जो है वो सोशल स्पेयर्स है। और अगर आपकी प्लानिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इकोनॉमिक का भी और सोशल का भी, उस प्लानिंग को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है सर? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसमें इकोनॉमिक भी और सोशल प्लानिंग भी दोनों कवर किए जाते हैं। तो हमें नीड क्यों पड़ी प्लानिंग की? नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, हमको जरूरत क्यों पड़ी प्लानिंग की? जरूरत क्यों पड़ी प्लानिंग की? देखिए, इंडिया हमारा जो था, आपने फर्स्ट चैप्टर में ये सीखा कि हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड कर दी थी और स्टैग्नेंट कर दी थी। उसमें क्या होता था, हमारा जो आउटपुट था वो बहुत ही कम होता था, लो होता था, जीडीपी की ग्रोथ बहुत ही धीरे हो पाती थी, है ना। और जो हमारी इकोनॉमी है उसको फ्री प्ले नहीं मिल पाता था, फ्री प्ले ऑफ मार्केट एंड फोर्सेस। फ्री प्ले ऑफ मार्केट एंड फोर्सेस का मतलब होता है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे गवर्नमेंट हमारा इंटरफेयर नहीं करती, किसमें? मार्केट फोर्स से, यानी कि सप्लाई और डिमांड आपके मार्केट के हिसाब से चलती है। अगर एक प्रोड्यूसर चाहे तो जो गुड्स उसे पसंद हो वो प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें उसका प्रॉफिट हो वो प्रोड्यूस कर सकता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये कंडीशन थी हमारी इकोनॉमिक की, इंडियन इकोनॉमिक की। तो इसको एक बहुत ही बड़ा पुश चाहिए था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और जो सपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी, इसलिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ी। तो यहां पर भी हमारी दो टाइप की प्लानिंग होती है, एक आपका डायरेक्टिव प्लानिंग और सेकंड होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। सर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग तो अभी आपने बताया था, दोबारा बताऊंगा, बताता रहूंगा जब तक है जान, बताता रहूंगा आपको, और आपको सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो पूरा। तो अब जो डायरेक्टिव प्लानिंग होती है, डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है, जो भी प्लानिंग होगी वो होगी जितनी हमारी मार्केट में डिमांड आ रही है उसी के हिसाब से सप्लाई कराई जाए। यानी कि डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, प्लानिंग में गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती, वो मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें फ्री छोड़ देती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रहेगा तो हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा गेन भी होगा। एक तरीके से ये हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है सर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जितना भी प्रोडक्शन है वो इंडिविजुअल, यानी कि जो मालिक हैं वो इंडिविजुअल हैं, किस चीज के? जो कि डिसाइड करते हैं कि कितना डिमांड आ रहा है, कितना सप्लाई करना है, और इनका मेन मोटिव क्या होता है सर? अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मेन फीचर होता है। तो अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप में है, इनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट को कमाना है, लेकिन जो रोल है गवर्नमेंट का वो लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि इन्होंने एक ऑर्डर बना के दे दिया है कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना है और उसी के रहते हुए आपको करना पड़ता है। तो इसकी मेरिट्स क्या है सर? इसकी मेरिट्स ये है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी। डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स का मतलब यह है कि ये सोशल वेलफेयर को इग्नोर करता है, सोशल वेलफेयर को इग्नोर करता है। अब सोशल वेलफेयर को इग्नोर करता है तो जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा रिच पर्सन को सेटिस्फाई करने में करा जाएगा, क्योंकि तभी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो इससे जो पुअर लोगों हैं उन्हें काफी ज्यादा डेप्रीविएशन सफर करनी पड़ती है, जो कि सोशल जस्टिस को नुकसान पहुंचाती है। सोशल जस्टिस यानी कि समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर। तो ये हमारी होती थी डायरेक्टिव प्लानिंग। दूसरी होती है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग।
कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब होता है कि इसमें गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस में, यानी कि ये एक तरीके से आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाएगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहला सकती है और मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहला सकती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। जो ओनरशिप होती है वो किस में होती है? गवर्नमेंट के हाथों में होती है। और गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या होगा? सोशल वेलफेयर करना। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग अगर सोशलिस्ट की तरह फॉलो करी जा रही है तो इसके फीचर्स क्या होंगे? जो भी प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पब्लिक ओनरशिप है इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैक्सिमाइज किया जाएगा? सोशल वेलफेयर। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी प्रोसेस को आगे रखेगी। मेरिट्स क्या होगी? मेरिट्स गवर्नमेंट हमेशा इक्वालिटी को प्रोसेस करती है, यानी समाज का कल्याण। ज्यादा से ज्यादा जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी वो दोनों के हिसाब से होगी, गरीब को भी और अमीर को भी। लेकिन डिमेरिट्स क्या है? जीडीपी इसका स्लो ही रहेगा, क्योंकि अगर आप सामाजिक कल्याण कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो जीडीपी की ग्रोथ में उस तरीके से प्रोसेस नहीं होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता तो उस तरीके से होता। और ना ही आपका यहां पर वो प्रिंसिपल रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। यहां पर प्रिंसिपल क्या रहेगा? सोशल जस्टिस का, इक्विटी का, है ना। तो इसमें ये डिमेरिट्स एक तरीके से देखी गई है। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है कि जहां पे प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप भी है और पब्लिक ओनरशिप भी है, यानी गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। लेकिन जो प्रोडक्शन डिसीजन होता है वो मोस्टली गवर्नमेंट के हाथों में होता है और उसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होना चाहिए? सोशल जस्टिस को देखते हुए, यानी कि समाज का भी भला हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो। तो इसकी मेरिट्स क्या निकल के आती हैं? इसकी मेरिट्स क्या है कि भाई जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट के हाथों में भी है और पब्लिक के हाथों में भी है। प्रोडक्शन का डिसीजन सारा का सारा गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और पब्लिक सेक्टर क्या देखेगी? सोशल जस्टिस, यानी प्राइवेट सेक्टर देखेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और पब्लिक सेक्टर देखेगा सोशल जस्टिस। तो ये तो कुछ उसके फायदे हैं, मेरिट्स कह सकते हो। मेरिट्स में क्या हो सकता है? ये कंबाइन है मेरिट, यानी कि इसमें दोनों के फायदे हैं। किस किस के? कैपिटलिस्ट और सोशल इकोनॉमी के। तो अगर आप यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी के मेरिट्स या फायदे लिखना चाहते हैं तो आप कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के फायदे लिख दीजिए, और डिमेरिट लिखना चाहते हैं तो उन दोनों के डिमेरिट्स भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई प्लानिंग की और इकोनॉमी की। अब हम बात करेंगे व्हाट इस चैप्टर इज ऑल अबाउट, कि लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं प्लानिंग ऑफ इंडिया। आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लानिंग करी जाती है। 5 ईयर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जो भी सरकार होती है वो 5 साल के लिए आती है, तो यही इनका रीजन है, पंचवर्षीय योजना होती है ना। 5 ईयर्स प्लानिंग के हिसाब से उस पर देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे लॉन्ग पीरियड गोल्स का। लॉन्ग पीरियड गोल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड गोल का मतलब क्या होता है कि जो आपके टारगेट हैं, इन 5 सालों में हम ये करना चाहते हैं, इन 5 सालों में हम गरीबी को घटा देंगे, इन 5 सालों में हम जीडीपी को बढ़ा देंगे, इन 5 सालों में हम ये कर देंगे, इन 5 सालों में हम वो कर देंगे। वो तो हमारे लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं, वो जो कि जनरली 5 ईयर प्लान होते हैं आपको, और इनको हम कह भी सकते हैं कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, या आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा,
ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स, हो सकता है मैं वीडियो के तुरंत बात कर दूं या 1-2 दिन का टाइम लग जाए। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या नोट नहीं मिले तो 1-2 दिन का वेट कर लीजिएगा, उसके बाद वहां पे मैं लगवा दूंगा लिंक, है ना। तो ये तो है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है सर? शॉर्ट पीरियड वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स। शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं सर? शॉर्ट पीरियड गोल्स आर स्पेसिफिक प्लान होते हैं। स्पेसिफिक प्लान का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक प्लान का मतलब होता है कि साहब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ये मुझे यहां पहुंचना है और मैं यहां पर खड़ा हूं। तो आप डायरेक्ट यहां तो पहुंचोगे नहीं, आप स्टेप 1 लोगे, स्टेप 2 लोगे, स्टेप 3 लोगे, स्टेप 4 लोगे, स्टेप 5 लोगे, स्टेप 6 लोगे। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कम टाइम ड्यूरेशन के आप छोटे छोटे प्लान करते हो कि पहले मैं ये अचीव करूंगा, फिर 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 मैं ये अचीव करूंगा, तब जाके मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो ये जो सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड करे, ये हमारे क्या कहलाते हैं? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स को। जो भी हमारे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, उन 5 ईयर प्लान में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब जो भी हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको इंक्रीज करना, उसके लेवल को इंक्रीज करना, उसके आउटपुट को इंक्रीज करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान है, फ्लो है, उसको इंक्रीज करें। अगर ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक कंसिस्टेंट टाइम तक इंक्रीज होता रहेगा, उसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो रही है। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इट मींस कि हमारा जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। जीडीपी ग्रोथ लीड्स। भाई अगर हमारा जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसका मतलब हमारा कंसिस्टेंट जीडीपी बढ़ेगा, कंसिस्टेंट आउटपुट बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो बढ़ेगा, है ना। अब हमारे पास 2 तरीके ऐसे भी आते हैं जिन 2 तरीकों से हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को डिस्कवर करना। ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को डिस्कवर करेंगे तो हमारी कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेज का बेस होगा। आपको ए गुड्स चाहिए, ए खरीदो, बी चाहिए, बी खरीदो, सी चाहिए, सी खरीदो, डी चाहिए, डी खरीदो। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि अगर आप मार्केट में गए, साहब मेरे को पेस्ट चाहिए, आपने कोलगेट चाहिए, नहीं पेप्सोडेंट चाहिए, नहीं दंत कांति चाहिए, नहीं, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में आपको ऑप्शन दिया रहा है, कोई ना कोई आप ले ही लोगे। दूसरा होता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि जो इस तकनीक का यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो सबसे ज्यादा लेटेस्ट हो। ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट होगा तो आपकी कॉस्ट कम खर्च होगी, गुड्स अच्छा बनेगा और मार्केट में उसकी सेलिंग भी अच्छी होगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जितने भी लोग काम करने लायक हैं या काम कर सकते हैं, जिस रेट पे काम करने के लिए इच्छा रखते हैं, उस रेट पर उनको वर्क प्रोवाइड करना। यानी कि इन अदर वर्ड्स देखा जाए, जो वर्क करने के एबल हैं और वर्क करना चाहते हैं उनको वर्क दिया जाए। ये एक तरीके का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी, बेनिफिट होगा, पैसा खर्च करेंगे, सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, तो जिसको हम कह सकते हैं ग्रोथ भी होगी और सोशल जस्टिस के साथ। बट आपको मैं एक बात बता दूं जो कि राज की बात है, रात की बात है बेटा, रात की बात नहीं है, ठीक है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 0 हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन टू 0 अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है।
जिसे हम कहते हैं मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब क्या है, मान लो कोई एक वर्कर है जो कि जॉब कर रहा है, अब नई तकनीक आ गई इस्तेमाल करने के लिए, इस नई तकनीक को यूज करना इसे नहीं आता, तो ये यूज करने के लिए कहीं जाएगा, सीख के आएगा, इतने टाइम के लिए ये अनएम्प्लॉयड रहेगा, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म का, वो रहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। अब इसका मतलब क्या है भाई, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ उसका जब तक मीनिंग है ही नहीं जब तक कि वो सभी लोगों को, यानी कि जो बेनिफिट हो वो सोसाइटी के सभी लोगों को हो। मतलब क्या है इसका, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई आपके इंडिया में जितने भी लोग हैं, जब भी कभी हमारे इंडिया में किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सैलरी बढ़ाई जाए, पैसा बांटा जाए, इनकम बढ़ाया जाए, हर इंसान का, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। सिर्फ एक पोर्शन में फायदा नहीं होना चाहिए या सिर्फ एक सेक्टर में फायदा नहीं होना चाहिए। अगर सबको फायदा होता है उसे हम कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है आपका मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रोथ करने में, प्रोडक्शन करने में, वो हमारी अपडेट रहनी चाहिए, यानी कि सबसे नई तकनीक होनी चाहिए। जितनी नई तकनीक आप इस्तेमाल करते हो उतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है। आप किसी भी काम को कम से कम कीमत में कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वो हमारी तकनीक की वजह से ही आया था, है ना। अगर हमारी तकनीक अच्छी है, हम कंपनी में, हम इंडिया में मॉडर्नाइजेशन कर पा रहे हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में लेटेस्ट तकनीक है वो तकनीक हमारे पास भी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट में, और जिसका कहीं ना कहीं हमारे जीडी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट आता है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं उसके लिए हमें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे इंडिया में वो सारी चीज़ अवेलेबल हो, एसेंशियल गुड्स अवेलेबल हो। जैसे कि आपको मालूम हो कि जब हम इंडिपेंडेंट से भी पहले, जब ब्रिटिश सरकार राज में थी, तब बेसिक से बेसिक चीज़ के लिए भी हम ब्रिटिश सरकार पर डिपेंड थे। तो सेल्फ सफिशिएंट का मतलब भी होता था कि हम बाहर से ज़्यादा सामान नहीं लें, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हमारे इंडिया में ही अवेलेबल हो और इंडिया का ही हो। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कुछ दिनों पहले, आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे जो हमारे लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव, 5 ईयर प्लान या कॉमन 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूं आपसे शॉर्ट पीरियड्स गोल्स की या शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स की। देखो, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स का कोई एक स्पेसिफाइड टॉपिक नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आने वाले 5 साल के लिए आपका टॉपिक क्या है, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसी के साथ वो चेंज करता जाता है। जैसे कि मैं बात करूं अगर फर्स्ट प्लान की, तो उसमें जो हमारी कंट्री थी उसमें क्या था, शॉर्टेज थी खाने की, फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी। तो इसमें जो फर्स्ट प्लान था वो फोकस किया गया था कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो फर्स्ट प्लान जो था जिसमें हमारा ये था कि जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करा जाए। तो मेन फोकस क्या था,
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना। वही मैं बात करूं सेकंड प्लान की, वहां इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन पर ध्यान देना था, हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना था। वही मैं बात करूं 1961 यानी कि थर्ड प्लान की, तो हमारा सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि हम आत्मनिर्भर बने, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब निकालें, इनइक्वालिटी में रिडक्शन करें। फिर हमारे 3 एनुअल प्लान आए थे जो कि हमारे 3-3 साल के टाइप के थे, है ना। अब उसमें क्या होता था, उसमें एक था हमारा 1969 से लेके 1974 के बीच जो हुआ था, इसमें हमारे ग्रोथ को बढ़ाना, एक्सेलरेट करना, प्राइस को स्टेबल करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो भी प्लान होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान हमारे डिपेंड करते हैं कि हमारे आगे टाइम के लिए फ्यूचर में हमारे 5 साल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और उन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हमारे शॉर्ट टर्म प्लान बनते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव की और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की। अब मेन हेडिंग आती है कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 में जो आई थी, उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी कंडीशन क्या थी। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले या 1991 तक क्या फीचर्स थे, क्या दुर्दशा थी, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उससे पहले यानी 1951 से लेकर 1991 तक हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी। सबसे पहला पॉइंट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उस पर भारी भरकम बोझ आ गया था। इसका मतलब ये है कि जो 1951 से लेकर 1991 तक हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पर डिपेंड थी। यानी कि 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व थी और 12 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्व थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व थी। तो हम हैवी रिलायंस था किस पर, पब्लिक सेक्टर पर। सेकंड फीचर था उस समय रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें क्या होता था, हमारा जो इंडस्ट्रियल यानी कि डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1948, उसमें क्या था, उनका ये कहना था कि जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं वो बिना लाइसेंस लिए और बिना रजिस्ट्रेशन कराए काम नहीं कर सकते। सिमिलरली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। उन्हें एक और एक्ट फॉलो करना पड़ता था जो था हमारा MRTP एक्ट 1969। इसमें क्या था सर, इसकी फुल फॉर्म थी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे कि अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आपको ये सारे वर्क करने पड़ेंगे। तो जो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसको इंश्योर करना पड़ता था कि आपका कोई भी काम बिना रेगुलेशन के ना हो। तो ये था सेकंड हालत। थर्ड था प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको काफ़ी सारे एक्ट में डील करना पड़ता था, उनके साथ काम करना पड़ता था। जैसे MRTP एक्ट की मैं बात करूं, और वहीं मैं बात करूं हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन ऑफर्ड किए जाते थे कंपटीशन से। कुछ एरियाज़ थे जहां पर वो लोग
क्या करते, उनको वही एरिया अलॉट कर दिया जाता था। यानी कुछ एरिया थे जो रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, लेदर प्रोडक्ट हैं, और इनको फाइनेंशियल सुविधा भी दी जाती थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए ताकि इनको पैसे की सुविधा दी जाए। कुछ बोर्ड्स बनाए गए, हैंडलूम बोर्ड, सिल्क बोर्ड, जो कि इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे ग्लोबल मार्केट पर। फोर्थ पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट। यानी कि इसमें क्या होता था, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग गुड्स की हो, या आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हो, वो आइडेंटिफाई करी जाती थी हमारे नीड के हिसाब से। यानी कि हमें किस वक्त किस इंडस्ट्रीज की ज़्यादा नीड है, उसी को डेवलप किया जाता था, उसी में काम किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट था फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारे मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो 1951 से लेकर 1991 तक की जो हालत थी इकोनॉमिक कंडीशन की, उनको सेविंग पर और इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि इसे इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट माना जाता था। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक दी जाएगी, ब्याज ज़्यादा दी जाएगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे, और अगर सरकार सब्सिडी देगी, कुछ फ़ायदा देगी, कुछ छूट देगी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो ऐसा किया जाता था ताकि ये लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। सिक्स्थ पॉइंट था प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इसमें क्या होता था, जितनी भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था फॉरेन कंपटीशन से। यानी कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि अगर बाहर से कोई सामान आएगा तो उन पर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाती थी, ताकि बाहर से यानी कि फॉरेन से कोई सामान नहीं आ पाए। नेक्स्ट था जो सेवेंथ, वो था फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता था गुड्स का, जो इंपोर्ट किया जाता था बाहर से, वो एक बेसिक आइडिया किया जाता था कि हमारा जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट बने और फॉरेन एक्सचेंज को कम हो सके, है ना। यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट था रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल का मतलब होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि कंट्रोल करे जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं फेरा के तहत। लोन फ्रॉम अब्रॉड, उसमें क्या होता था, हायर प्रायोरिटी करी जाती थी एफडीआई से ज़्यादा, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए किया गया, इसको कम करने के लिए किया गया, ताकि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो कम से कम हो जाए। और लास्ट था सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से आप समझ सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि हमें क्या प्लान फॉलो करने हैं, क्या प्लान फॉलो नहीं करने, और जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं प्लान पर फोकस किया जाएगा जिसमें ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हो। तो हमारी प्लानिंग से कुछ अचीवमेंट भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए, यानी कुछ सक्सेस भी मिली और कुछ फेलियर्स भी मिले। तो पहले में हम बात कर लेते हैं सक्सेस ऑफ प्लानिंग या फिर अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग की। क्या क्या अचीवमेंट हुआ, क्या क्या हमें सक्सेस मिली। सबसे पहले हमें देखने को मिला कि हमारी प्लानिंग से जो हमारी नेशनल इनकम है वो बढ़ रही है। नेशनल का आई होप आपको मालूम होगा कि जितने भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट हैं
अगर वो जब भी मेहनत करके यानी उनने कुछ ना कुछ सर्विसेज दी, उसके बदले जो पैसा मिला, इनकी संख्या बढ़ने लग गई। यानी कि जो हमारा प्लानिंग पीरियड था उसमें देखा गया 0.5% पर एनम इंक्रीज हुआ, फिर 4.6 इंक्रीज हुआ, फिर 2.1 इंक्रीज हुआ। तो वो एक डाटा दे रखा था जो कि देखा जा रहा था कि हमारा जो मतलब कि मैं बात करूं फर्स्ट प्लान से लेकर फोर्थ प्लान तक पहले घटते हुए क्रम में गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, है ना। तो बेसिकली इंक्रीज ज्यादा हुआ, है ना। दूसरा होता है हमारा, हमने देखा कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी उसमें भी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। फर्स्ट प्लान में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो थी 2.7% और 12th प्लान में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 5.5%। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं मालूम कि सर ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है, ये पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है। तो यहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम से मतलब होता है कि हमारे इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग कितनी है, और उसका एक एवरेज निकाला जाता है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल मैं लूं कि अगर हमारे इंडिया में 5 लोग की पॉपुलेशन है और इन पांचों की जो इनकम दे रखी है वो दे रखी है, तो पांचों की इनकम को जोड़कर 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये तो आपको मालूम है कि सेविंग कैसे बढ़ी होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई दी गई, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ी होगी, सब्सिडीज वगैरह दिए गए, कैपिटल गेन का फायदा दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में जो इंक्रीजमेंट हुआ सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, यानी कि मैं बात करूं 1950 से 51 की, तो हमारी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट था, ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो थी 9.3%। और वही मैं बात करूं 2017 से 18 की, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की रेट है वो है 32.3%। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और सेविंग है वो कितना बड़ा है ना। देन इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, इसके बारे में डिटेल में आपको जब समझ में आएगा जब आप 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए आपने ये पढ़ा था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ब्रिटिश सरकार ने एक्सप्लॉयटेट कर दिया था, तो हमारे एक रिफॉर्म आए थे जिसको हम कहते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स। और एग्रेरियन रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को 3 तरीके से सही किया गया, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि आपको मालूम था कि एक जमींदारी सिस्टम चलता था उसको हटाया गया, जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी यानी कि एक टुकड़ा यहाँ खेत का, फिर एक टुकड़ा वहां खेत का, फिर एक टुकड़ा वहां खेत का, तो उन सबको मर्ज किया गया। एक जो रेंट है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। HY सीड से प्रोडक्शन करते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करते थे ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो। उसके बाद 5th पॉइंट था ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जितने भी हमारे बेसिक चीजें हैं या जितने भी हमारे कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज हैं उनमें ग्रोथ हुआ, उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ, उनमें 7% पर एनम से ग्रोथ देखा गया। यानी कि जो मैं बात करूं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ रेट थी 11th प्लान में वो थी 7.2% और वो इंक्रीज हो गई थी 6.9% से। जो कंज्यूमर गुड्स थे वो सेल्फ सफिशिएंट हो रहे थे, यानी कि जितने भी हमको वो गुड्स जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकते थे वो इंडिया में ही मिलते थे। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो इस समय दुनिया की 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाती है। उसके बाद था आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हमारे पास बात करने की फैसिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी, पावर जनरेशन की फैसिलिटी, बैंकिंग की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आती है। तो इसमें भी काफ़ी सुधार हुआ। हमारा जो इंडियन रेलवे था वो इस समय वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, बहुत सारी रूटें अवेलेबल है एक जगह से दूसरे जाने में। पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी बड़ी है, जो 1950 में
2300 मेगावाट थी हमारी पावर जनरेशन, वो 31 मार्च 2019 में 3,56,818 मेगावाट देखी गई। और जो हमारा आईटी सेक्टर है उसमें भी काफ़ी रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ हुई। ये तो हमारी बात हुई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, बैंकिंग इंश्योरेंस फैसिलिटी। एक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, खाने पीने की फैसिलिटी, ये पूरा आता हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें जो मेन दो आते हैं वो आते हैं हमारे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी। तो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी का मतलब आपने जो पहले चैप्टर में पढ़ा था, डेथ रेट, बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनमें ग्रोथ कम होने लगी, डेथ कम होने लगी लोगों की, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक इंसान एक एवरेज कितनी साल तक जी सकता है, तो वो उस समय 32 ईयर्स थी, और इस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो 2018 की थी वो थी 69.4 ईयर, यानी कि एक इंसान एक एवरेज 69.4% यानी 69.4 ईयर यानी करीब करीब 70 साल तक जी सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले गए, है ना। उसके बाद बात करी जाए एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे वाले चैप्टर में जब हम पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी काफ़ी सारी स्कीम लॉन्च करी जिनमें वो रोजगार देते थे, एम्प्लॉयमेंट देते थे। तो गवर्नमेंट ने 50 मिलियन से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी 12th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद लास्ट था आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारा जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया था, जो करीब 1948 में जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था वो था 792 करोड़, और जो कि 18 और 19 की बात करूं मैं तो आप समझ सकते हैं ये रेशियो था करोड़ में। तो ये सारी सक्सेस मिली हमें किसमें, प्लानिंग में। अब सक्सेस मिली तो उसके साथ साथ हमें पॉवर्टी भी मिली, फेलियर्स भी मिले कुछ, यानी कि हमारे जो प्लानिंग थी उनमें क्या क्या फेलियर्स निकल के आए। और फेलियर्स का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से फेल हो गए, यानी थोड़ा बहुत फेल हुए तो उसको हम कहते हैं फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। कौन कौन से फेलियर्स रहे? सबसे पहला फेलियर्स था हमारा एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब है कि हमारे जितने भी प्लान होते हैं उसकी जो मेन थीम होती है वो यही होती है कि हमें पॉवर्टी खत्म करनी है। लेकिन इंडिया में अभी भी 21.9% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे है। और आपको ताज्जुब होगा, पॉवर्टी तो खैर आपको मालूम है, वो लोग जो अपने एसेंशियल यानी कि जो आपको जीने के लिए ज़रूरत है, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सुविधा पूरी नहीं कर पाते। और हमारे वर्ल्ड में 50% जो एब्सोल्यूट पुअर हैं वो हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं, है ना। जो हमारे एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वर्ल्ड की, उसमें से 50% पॉवर्टी हमारे इंडिया की है। तो ये एक फेलियर्स था। दूसरा है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहां पर हर चीज महंगी हो जाती है। जैसे जैसे आपकी प्लान बनते गए, जो रियल इनकम थी वो इरोड होती गई, डिवाइड होती गई इकोनॉमी, और उस पर देखा गया कि हमारे जो मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल थी उनमें एक्सपेंशन हुआ, प्राइस लेवल बढ़ गया। अब प्राइस लेवल बढ़ गया तो इससे क्या होता है, जो लोग पहले उस चीज़ को खरीद पा रहे थे अब उसकी प्राइस बढ़ने के कारण वो नहीं खरीद पाएंगे, है ना। तो ये एक इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है। दूसरा था अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का मतलब होता था कि आपने अभी पढ़ा था सर कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकाली गई, एम्प्लॉयमेंट निकाले गए, उसके बाद भी जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाए। फर्स्ट प्लान के एंड होते ही 53 लाख पर्सन ऐसे थे जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, और ये बढ़कर 11th प्लान में 4 करोड़ तक पहुंच गए, है ना। फोर्थ था हमारा इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर।
इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारा डेवलपमेंट है, अभी भी बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां पर पावर की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, डैम की सुविधा नहीं है, ब्रिजेस की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, कॉलेज की सुविधा नहीं है, प्लानिंग की सुविधा नहीं है ना। 67 ईयर्स के बाद भी अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ये टारगेट हमारे अचीव नहीं हो पाए हैं। उसके बाद आता है आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता था कि भाई जो प्लानिंग का मेन गोल लिया जाता था वो ये लिया जाता था कि जो भी हमारी इकोनॉमिक है और सोशल है, अभी मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि इकोनॉमिक और सोशल उसकी प्रायोरिटी देखी जाती थी, उसको कंसीडर किया जाता था। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें हम फेल हो गए, यानी कि इसमें जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई। बहुत से सोसाइटी थी जो वीकर रह गए, बहुत से सेक्शन थे जो वीक रह गए। कैसे रह गए मैं आपको बता दूं कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है उसे इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी के लिए कुछ जॉब रिजर्व रखनी पड़ती है कुछ लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सोसाइटी के लिए, जो आपने देखा होगा जिसे हम बोलते हैं क्या, रिजर्वेशन बोलते हैं, कोटा रिजर्वेशन। तो उसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन था एक तरीके से स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन था। जो काबिल है, जो कर सकता है, उसे उस तक पहुंचाया नहीं जाता था, है ना। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हो। बस ये चैप्टर का ऐसा है इसलिए बताया। तो यहाँ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है और आई होप कि इस चैप्टर में इस वीडियो को देखने के बाद मैं नहीं मानता कि आपके कोई डाउट रह गए होंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है या डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके 9690105047। यहाँ अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स वगैरह वो मैं 1 या 2 दिन बाद उसमें अटैच कर दूंगा, तो वहाँ देख लीजिएगा। हो सकता है जितना जल्दी कर पाऊँ उतना कर दूंगा। एंड बस इतना ही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।